अदिति, राजस्थान का जो पोल परसेंटेज अभी निकल कर आ रहा है, चाहे आप पिछले फेज की देखें, फेज 1 या फेज 2, अभी जबकि बाकी 12 सीटों पर भी मतदान हो गया, तो इस स्थिति में क्या राजस्थान में मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार राजस्थान में मतदाता खुलकर बाहर नहीं सामने आ रहा। राजस्थान के कंपैरिजन से पहले मैं एक छोटी बात ये कहना चाहूंगी कि सेकेंड फेज का जो परसेंटेज है, पूर्णिमा मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही, मैं चाहूंगी टेक्निकल टीम इसे थोड़ा सा ठीक करें। हाँ। तो जिस तरीके से हमने एक स्लैंग सुना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई और परसेंटेज कम आई तो ये जो बात है ये गायब हो गई थी और नैरेटिव चेंज होके आया कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो इस फेज में फाइनल वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वो 400 पार का नारा वापस आएगा, अगर नहीं बढ़ता तो नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में 3 बजे तक 51% लगभग वोटिंग हुई है, लेकिन वही फर्स्ट फेज में 31% ही वोटिंग हुई थी। उस लिहाज से जो यहाँ इलेक्शन कमीशन है वो खुश नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी खुश नजर आ रही है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। सुबह 9 बजे जेपी नड्डा का बयान आता है, इन्फ्लुएंस कह दो या मोटिवेशन के लिए वर्कर्स को, फिर अमित शाह का आता है, फिर नरेंद्र मोदी का आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इन सब होने के बावजूद और बीच में पन्ना प्रमुखों को फोन जाते हैं, इन सब के बावजूद वोटर निकलता है और अभी फाइनल परसेंटेज आना बाकी है। एक और खास बात, जहां पर हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो है बांसवाड़ा आदिवासी इलाका, जो कभी वोट नहीं करता, और दूसरा बाड़मेर जो कि एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, बहुत गर्मी होती है। तो अगर इन दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब जातियां अपने अपने वर्चस्व के लिए वोट कर रही हैं। तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी कांग्रेस या बीजेपी को वोट जा रहा है। वो जातियां किसको वोट दे रही हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि जातियां निकल के वोट कर रही है। राजपूत कह रहा है बाड़मेर हमारा है, मैं वोट कर रहा हूँ। जाट कह रहा है बाड़मेर हमारा है, मैं वोट कर रहा हूँ। इसलिए अभी पूरा वोटिंग परसेंटेज पूरा होगा तो एक्चुअल एनालिसिस होगा, लेकिन उत्साह बहुत कम है, जबकि कोटा के ओम बिरला और ऐसे दिग्गज चेहरे मैदान में थे आज। ठीक है अदिति, मैं आती हूँ जल्दी से। राकेश शुक्ला जी, कौशिक जी, आपसे समझते हुए, ये कम वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड क्या आपको दिखाता है और इसकी वजह आपको क्या? सिर्फ क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वोटर का उत्साहित ना होना, उसके पीछे की आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हिंदी पट्टी में जो वोटिंग कम हुई है उसके अलग अलग कारण, हर राज्य का। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पे वोटर परसेंटेज गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदाता और कार्यकर्ता में निराशा। ये निराशा इस बात पे आई कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दिया, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हारने की बात की जा रही थी, मध्य प्रदेश में 163 और राजस्थान में भी हाईएस्ट नंबर पे वोटिंग हुई और सीटें आई। वहाँ उनको लग रहा था कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर आएगा वो बढ़िया चेहरा आएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का जो चयन हुआ उससे कार्यकर्ता और मतदाता में कहीं ना कहीं निराशा बहुत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह रहे हैं, मतलब सीएम सिलेक्शन जनता को पसंद नहीं आया जी। आपको लगता है? दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ता और मतदाता लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के कैंडिडेट की वो अपेक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी पसंद का कैंडिडेट नहीं आया और इस वजह से भी वो वोट करने से यानी जिताऊ कैंडिडेट्स जो जिता रहे थे उनको हटा देना, उनका टिकट काट देना, नए चेहरा ले आना, ये प्रॉब्लमैटिक। नया चेहरा भी आया है तो नया चेहरे यदि हम चाह रहे हैं कि उनकी पसंद का हो, कार्यकर्ता की पसंद का और मतदाता की पसंद का, जैसे बहुत सारी सीटें हैं। अब आप बाड़मेर का देख लीजिए, अभी अदिति ने बताया कि बाड़मेर में हाईएस्ट वोटिंग हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि वहां से भारतीय जनता पार्टी से ही अलग होके रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे। कैलाश जोशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाईएस्ट लोग पहुंचे और रोड शो सभी तरह का प्रयास कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि रविंद्र भाटी उनको कहीं दंड कर सकते हैं। कांग्रेस वहां पे कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, वहां भाजपा और निर्दलीय के बीच में लड़ाई। जालौर में अशोक गहलोत का बेटा चुनाव लड़ रहे, वहां भी लड़ाई बड़ी टफ हो गई है। तो ये ऐसी सीट, प्रहलाद गुंजल कोटा में लड़ गए, तो जहां ओम बिरला एक तरफा चला करते थे वहां कहीं ना कहीं उनके लिए भी ब्रेक आ गया है। तो ये सारी जो मेरी समझ में आ रहा है, गर्मी एक फैक्टर हो सकता है, 3 दिन की छुट्टी भी एक फैक्टर हो सकता है। प्रहलाद गुंजल और इसके साथ ही हमारे लोकसभा स्पीकर आपसी दोस्त हैं और अब एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो एनालिसिस है, क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग,
आपको ये लग रहा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, जो केंद्र का नेतृत्व है, जो इन चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है, और जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, इसके बीच में 3 से 6 महीने के भीतर में इतना डिस्कनेक्ट हो गया है कि आज केंद्र कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा? भारतीय जनता पार्टी के सदन में खास करके क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है आपके हिसाब से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, तो जितना मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी कभी भी कैंडिडेट के चयन पे दिलचस्पी नहीं लिए, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो। उनका एक सूत्री काम है कि कैंडिडेट आप जिसको देना है दीजिए, मैं मेहनत करके जिताऊंगा। ये उनका। अब तय करने वाले कौन लोग हैं? तो जो तय करने वाले लोग हैं वो अंधा बांटे, रेबड़ी और चीन के दे। तो ये फार्मूला जो है वो मुझे लगता है नहीं अपनाना चाहिए। यदि पूर्णिमा जी आप कार्यकर्ता और मतदाता दोनों के बीच में है, देखिए सर्वे होता है, 3-3, 4-4 सर्वे करवाती हैं पार्टियां, और 4 सर्वे में क्या करते हो आप? क्या आप वहां ये नहीं टटोल पाते कि वहां किस तरह के कैंडिडेट की डिमांड है? यदि आप वो नहीं टटोल पाते हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सर्वे में कुछ और आता है और नाम कुछ और आता है। आप कर्नाटक का भी एक तरह से जिक्र करने का, कर्नाटक में जो हुआ वही हमने देखा, लेकिन यही स्थिति तो राजस्थान में कांग्रेस की भी रही। हर कोई तो वहाँ अपने खेमे में रहा। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने भी लगभग वही गलतियाँ की हैं या बार बार वही गलतियाँ करती चली आ रही है जो आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण और कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टीकरण कुछ ज़्यादा ही आपस में मेलजोल खा गया हो। देखिए जी, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में मात खाती हुई दिखाई दे रही है। ये अति उत्साह इसलिए हमने कहा कि वो जो 400 पार का नारा था, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और अपने ही नेताओं से दूर होती चली गई। अभी के वक्त में तकरीबन 125 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं या जिनको टिकट दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। मूलतः वो किसी और पार्टी से आए हैं, कांग्रेस से हैं, किसी और बाहर से वो वापस आए हैं। तो जो कार्यकर्ता लगातार आपके लिए कुर्सियां लगाया, दरी बिछाया, वो लगातार निष्ठा के साथ जुड़ा रहा। आप लगातार एक जमाना हुआ करता था। अति उत्साह बुरा है क्या कौशिक जी? और अगर आप कह रहे हैं कि 400 पार इस बार कह दिया, तो फिर तो 2014 में भी एक टारगेट दिया था, पूरा किया। 2019 में एक टारगेट दिया, पूरा किया। तो अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर देना कोई बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार बनता है कि वो अपने जीतने के लिए वो सारा तिकड़म लगाए। भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि प्रथम चरण के चुनाव में जो मतदाता में रुझान जो दिखा, गिरावट जो दिखी या उदासीनता जो दिखी, भारतीय जनता पार्टी को अचानक लगा, ये दूसरे चरण से पहले की बात कर रहे हैं, कि हमें अपने मूल स्वभाव में लौटना होगा। मूल स्वभाव क्या? जो आक्रामक शैली है, चाहे वो कांग्रेस पर लगातार प्रहार करें, चाहे वो ध्रुवीकरण की शैली है, चाहे योगी आदित्यनाथ जो भाषा का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, आज देश के गृह मंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया कि शरीयत से नहीं, भाषा की मर्यादा तो अब चुनाव में मर्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। इस पर हम लोग स्टूडियो में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाइए, जब तक मसाला नहीं होता है कौन देखता है? उनके वोटर यही सुनना चाह रहे थे। ये सबके वोटर हैं। देखिए आज की डेट में अगर हम टेलीविजन की बहस में भी या कहीं पर भी बहस कर, चाय की दुकान पे चलिए साहब, अगर चटकदार कोई आदमी बात कर रहा है तो सुनने का मन करता है, वरना क्या है, ठीक है भाई, ज्ञान तो मेरे पास भी बहुत है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी यदि अपना मूल नहीं दिखाएगी, यदि जिस तरीके के बयान की बात की जा रही है, यदि वो अपना मूल नहीं दिखाएगी, मूल से आपका मतलब है कि अपनी ही पिच पर खेले तो बेहतर है। मैं बात कर रहा हूँ, मूल का मतलब है हिंदुत्व। यदि वो अपना मूल नहीं दिखाएगी, लेकिन दो तरह के, मैं आपसे बड़ी जल्दी कुछ सवाल ले रही हूँ शुक्ला जी, इसलिए क्योंकि मैं इसको समझना चाहती हूँ। अपनी ही पिच पर खेलेगी, हिंदुत्व की पिच पर खेलेगी, तो उसके लिए तो राम मंदिर का निर्माण कर दिया ना। उससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात ये समझिए कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो मैदान तैयार करते हैं, सामने विपक्ष तैयार करते हैं और उसको अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर करते हैं। 14 से लेकर देखिए आप, 14 का चुनाव हुआ, उन्होंने पिच तैयार किया और उसी को खिलाड़ी तय किया राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी को मजबूरी में सामने आना नहीं पड़ा। फिर 2019 में देखिए उन्होंने तय किया कि हमारा विपक्ष में कौन होगा। पश्चिम बंगाल में 3 चुनाव उठा के देखिए आप, 3 चुनाव में एक तरफा ममता बनर्जी चली, एक तरफा, और आज ममता बनर्जी हिंदुत्व के पिच पे आने को मजबूर हुई है। 3 उदाहरण मैं दूंगा। पहला, दीघा में 143 करोड़ रुपए की सरकारी लागत से जगन्नाथ का मंदिर बन रहा है।
दूसरा, मौलवियों की तरह पुजारियों को वेतन देने की घोषणा ममता जी ने किया। तीसरा, राम के नाम पे बिदकने वाली ममता बनर्जी ने रामनवमी पे छुट्टी दी। क्यों दिया आपने? क्यों आई आप हिंदुत्व के मुद्दे पे? इसलिए आई क्योंकि उनका क्या है, 30% मुस्लिम और 15% में 10% उनका वोटर और 5% हिंदू वोटर। उनको ये लग रहा है 3% का खेला हो गया, तो हो सकता है कि 14 की स्थितियों में भाजपा खड़ी हो जाए और 34 सीटें ले जाए और हम पीछे चले जाएं।